आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके फेल होने का भय खत्म हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर है जो कि सीरीज ऑर्डर में लगे हुए हैं और हमें फाइंड ये करना है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर और सीरीज ऑर्डर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालना जानते हैं C1 मल्टीप्लाई बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां पे C1 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड, दूसरे की भी 12 माइक्रोफैरड और C1 प्लस C2 करेंगे 12 प्लस 12, तो ये आपका बन जाएगा और 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, तो एक 12 से एक 12 कैंसिल, ये हो गया 6, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब हमें बतानी है एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो एनर्जी स्टोर निकालने का तरीका हमारे पास ये है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है हमारे पास फॉर्मूला। हाफ रखो, C की वैल्यू रखो, C कौन सा रखना है, ये या ये नहीं, पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर रखेंगे 6 बिकॉज इट इज इन माइक्रोफैरड वी कन्वर्टेड इट इनटू फैरड, 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर V की वैल्यू ये रही 50 वोल्ट्स, 50 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2 टाइम्स लिख देंगे इसको, तो यहां से ये 3 आया कैंसिल होकर के और ये आपकी वैल्यू बनेगी 5 पंजे 25 और 25 75, तो ये बन जाएगा 75 और ये 00 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 और ये आपका टोटल आंसर बनेगा 75, क्योंकि ये 2 जीरो पॉजिटिव है और ये 6 जीरो नेगेटिव है, तो 2 जीरो यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 10 की पावर माइनस 4 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे ये भी बोला है कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल ऑर्डर में कर दे तब एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो सिंपल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C। जब हम इसको पैरेलल ऑर्डर में कर लेंगे यानी कि इस तरीके से कर लेंगे, ये पैरेलल ऑर्डर बन जाएगा हमारा। ठीक, ये पैरेलल ऑर्डर हो गया इस तरीके से। और हम जानते हैं पैरेलल ऑर्डर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और C1 की वैल्यू कितनी है 12, दूसरे की भी 12, तो कितना हो गया 24 माइक्रो फैरड। इसको फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। अब यहाँ पर आंसर लग दीजिए अपना, C की वैल्यू कितनी आई हमारी 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और V तो हमारा 50 ही जाने वाला है यहाँ पे, तो यहां रखेंगे 50 और ये स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 और यहां से इन दोनों की अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूनी 50 जी 5, 25 25 25 5 30, तो ये हो जाएगा 30 और ये 00 भी आएगी इसकी और ये 10 की पावर माइनस 6, ये 4 जीरो है पॉजिटिव और ये 6 जीरो है, तो इसमें से 4 जीरो को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। तो इतनी एनर्जी होगी पैरेलल ऑर्डर में, इतनी एनर्जी होगी सीरीज ऑर्डर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, आता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में यह भी बोला है कि ईच केस में फ्रॉम द बैटरी कितना चार्ज लिया जाएगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो सिंपल कर लेना है, अगर हम सीरीज ऑर्डर में लगाएं तब कितना चार्ज निकल करके आएगा बैटरी से। तो सिंपल, चार्ज इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। CV नहीं बनाते क्या हम, CV रिज्यूम बोलते हैं जिसे, ऐसे याद रखना इस फॉर्मूले को, CV Q इज इक्वल टू CV। कौन सा C लेना है,
इक्विवेलेंट सी लेना है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू हमारी 6 माइक्रोफैरड है, फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वी हमारा 50 है, तो यहाँ पर 50 की वैल्यू रखेंगे, और ये सोल्व होकर के 5 36 यानी कि 300, और ये 10 की पावर -6, 2 जीरो पॉजिटिव है, 6 जीरो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होकर के ये बनेगा 3 × 10 की पावर -4 गुलाम बन जाएगा, ये आंसर होगा। अच्छा, अगर हम पैरेलल ऑर्डर में देखें तो यहां से फिर कितना चार्ज निकल करके जाएगा अगर पैरेलल ऑर्डर में लगा हुआ होगा, तो सिंपल पैरेलल ऑर्डर के लिए भी आपको कर लेना है। तो लो जी, Q = C, कौन सा C? जो पैरेलल ऑर्डर का इक्विवेलेंट बना है, इनटू B। पैरेलल ऑर्डर में कितना बन करके आया था हमारा? पैरेलल ऑर्डर में आया था 24, तो यहाँ पे रखेंगे 24 माइक्रोफैरड, फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -6, और वोल्टेज की वैल्यू हमारी 50 है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 5 चौक 20 की 0, और 5 दूनी 10, 10 दो 12, और 1 0 ये, और इंटू 10 की पावर -6, तो ये आया आपका 12 × 10 की पावर -4 गुलाम। लो जी, ये भी हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पूरे सर्किट का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, दैट मींस ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस बन रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो पहले हमको ना इस सर्किट को सोल्व करेंगे, और उसके बाद इजीली सोल्व हो जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ C1, ये हमारा C1 कैपेसिटर है, इसको मैं थोड़ा सा, ये बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा हो गया भाई, पूरा ही मिटा देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला कैपेसिटर जिसको हम कह रहे हैं C1, ये इसको सोल्व कर रहे हैं, पहले सर्किट को सोल्व करना है, और सर्किट को सोल्व करके फिर अपना आंसर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये बनाया C1 कैपेसिटर। अब हम देख रहे हैं C1 की सेकंड प्लेट C2 से जुड़ रही है, तो हम यह C2 से भी जोड़ देंगे, ये रहा हमारा C2 कैपेसिटर, ये C2 से जोड़ दिया, और C1 की सेकंड प्लेट C3 से भी तो ऐड हो रही है, तो यहां से हम C3 से भी ऐड कर देंगे, ये हमारा रहा C3। अच्छा, और C4 से भी ऐड हो रही है, देखो ये C3 से ऐड हो रही है और C4 से भी ऐड हो रही है, तो हम यहाँ पे C4 से भी ऐड कर देंगे, ये C4 हुआ। उसके बाद और किसी से ऐड नहीं हो रही। उसके बाद हमारा एक कैपेसिटर बचा C5 लास्ट में, वो रहा C5 कैपेसिटर, ये यहाँ पर पॉइंट B है, और ये हमारा C5 है। अब हम देख रहे हैं C5 की सेकंड प्लेट, ये जो है ये C4 से कनेक्ट हो रही है, तो C4 कहाँ है? ये C4 हमारा ये रहा, यहाँ कनेक्ट हो रही है, और C5 हमारा ऐसे होते हुए C2 और C3 से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये रहा C2 और ये रहा C3। तो इस तरीके से हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजी सर्किट में सोल्व हो जाता है, ये रहा। अब इसको हम आसानी से कर देंगे, C1 C2 C3 C4 सब की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है। अब हम इजीली बता सकते हैं A और B के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो सिंपल, ये पूरा आप इस पे नजर डालो पहले, ये कौन सा है? ये तो पैरेलल ऑर्डर है, और पैरेलल ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे C2 और C3 और C4 आर इन पैरेलल ऑर्डर, ये पैरेलल ऑर्डर में है, इसलिए इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका C1 + C2 + C3 = 2 + 2 + 2, और ये बना आपका 6 माइक्रोफैरड। तो ये इसमें कितना, इस पूरे सिस्टम में कितना माइक्रोफैरड है? 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमारा नया सर्किट, अगर मैं नया सर्किट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा पॉइंट A है, और ये हमारा पहले C1, और फिर हमने इसका पूरे का इक्विवेलेंट बनाया, और ये बन के आया है आपका 6 माइक्रोफैरड, तो यहाँ लिख देंगे 6 माइक्रोफैरड, और फिर आपका C5 है, और C5 की वैल्यू आप तो जानते ही है, C5 की वैल्यू हमें 2 माइक्रोफैरड दे रखी है, और C1 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड है। अब ये आपको दिख रहा होगा कौन से ऑर्डर में है, ये सीरीज ऑर्डर में है, तो अगर ये सीरीज ऑर्डर में है नाउ, तो इसको इजीली सोल्व कर देंगे। नाउ 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड और आपका 2 माइक्रोफैरड, ये आपका किस में है? आर इन सीरीज में है, इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा?
C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपल कौन सा फॉर्मूला था, हाँ अभी तो करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, C1 मल्टीप्लाई बाय C2 ऑन C1 प्लस C2, इस वाले फॉर्मूले से करा था। तो C1, ओ सॉरी ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये दो नहीं है, इसे हम ऐसे करते हैं। सीरीज ऑर्डर में हम जानते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल बैठता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, नेक्स्ट वाले की 6 माइक्रोफैरड और उससे नेक्स्ट वाले की 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरड। इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, कितना हुआ टोटल 3 और ये हो गया 7 अपॉन 6। तो यहाँ से 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना बन रहा है 1 अपॉन 6। तो यहाँ से हम बता सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू बनेगा आपका 6 अपॉन 7 माइक्रोफैरड। ये रहा आपका आंसर कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो ये है आपका 6 अपॉन 7 माइक्रोफैरड। अच्छा, अगर क्वेश्चंस में आगे बढ़ा देता है क्वेश्चंस कि इस पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी या फिर इस पूरे सिस्टम में बैटरी से कितना चार्ज निकल करके आएगा। अगर हम इसको कनेक्ट कर दे एक बैटरी से, बैटरी ले लेते हैं हम 7 वोल्ट की, क्वेश्चन में भी 7 वोल्ट की बैटरी दी है, 60 वोल्ट की अगर हम बैटरी ले लेते हैं तो चार्ज कितना आएगा निकल करके। सिंपल लो जी, चार्ज की कैलकुलेशन हम करते हैं, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय V, और C पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल गया है 7 अपॉन 6 अपॉन 6। तो 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय V कितना लगाया है आपने 7 वोल्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, 7 से 7 कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू आया आपका 6 ऐसे लिखा जाएगा, ये रहा 6। और यहाँ पे हमने इसको माइक्रोफैरड में था, माइक्रोफैरड को चेंज नहीं किया तो उसको कर लेंगे हम 10 की पावर -6 से, और यहाँ लिखेंगे कूलाम। और इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप इसका आंसर माइक्रोकूलाम में भी दे सकते हैं, 6 माइक्रोकूलाम। लो जी 6 माइक्रोकूलाम। एनर्जी की बात करें, एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी तो आप जानते ही हैं, हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए ना, हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पर C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6 अपॉन 7, V कितना है हमारा 7, दोनों की वैल्यू रखो, सोल्व करो, आंसर निकल करके आ जाएगा। ध्यान रहे C की वैल्यू हम फैरेड में कन्वर्ट करके रखेंगे, यानी कि 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कितनी बड़ी चालाकी की है CBSE वालों ने, और ये नहीं जानते हम भी उतने ही चालाक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो हम देख रहे हैं, अगर हम सर्किट पे गौर से नजर डालें तो यहां पर इन दोनों सर्किट का कोई रोल नहीं होगा, इन दोनों कैपेसिटर का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को डायरेक्ट वायर से इधर कनेक्ट कर दिया गया है, तो चार्ज इधर से ना जाकर के इधर से जाएगा, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो C1 और C2 को शॉर्ट कर दिया गया, उधर C4 C5 को भी शॉर्ट कर दिया गया, तो इनका कोई भी रोल नहीं होगा, इसका भी रोल नहीं होगा। तो फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बचा, तो इसका कैपेसिटेंस ओनली 3 बचा। तो यहां पर लिखेंगे C1, C2 एंड C4 और C5 आर शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गए। therefore no role in equivalent capacitance। तो फिर टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ इसका, आंसर रहा 3, ओनली 3, बाकी सब कैंसिल हो गए ना। तो इसलिए C इक्विवेलेंट बोले तो अक्रॉस A और B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस वो बचता है हमारा 3 माइक्रो C3, और C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, तो यहां पर लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। इसे फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फैरड में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, या फैरड में मत कन्वर्ट करो, यहीं पे ऐसे लिख दो
माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर रहा। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि चार्ज बताइए, पूरे सिस्टम में चार्ज कितना निकल के जाएगा, यहां से कितना चार्ज निकल कर जाएगा इस पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर। बस सिंपल चार्ज का फॉर्मूला अभी बताया था, सीवी, रिज्यूम बनाते हैं, सीवी को रिज्यूम बोलते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो वाला सीवी है। सी की वैल्यू कितनी है, हाँ 2 है। इसे फैरेड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो यहाँ पे 2 × 10 की पावर -6 रखेंगे, और v की वैल्यू कितनी लगा रखी है 5, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 × 10 की पावर -6। ये आ गया आपका q की वैल्यू आ गई 10 × 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो कूलम में कर लो, माइक्रो कूलम में करने के लिए इसे हटाना पड़ेगा, तो इसे हटा देते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 10 माइक्रो कूलम। चार्ज आएगा जितना निकल के। अच्छा एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी भी तो पूछ रहे। हो एनर्जी का फॉर्मूला हमें अभी हमें सिखाओगे आप एनर्जी निकालना। एनर्जी वो निकालते हैं ½ CV² से। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी भाई 3, 2 माइक्रोफैरड, ये रही ना, ये रही। तो 2 × 10 की पावर -6 वी लगा रखा आपने 5 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, खत्म, चलो खेल खत्म। 25 × 10 की पावर -6 यूनिट बता देते हैं, यूनिट जूल होती है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे, डायरेक्ट नहीं पूछता सीबीएसई, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता है, थोड़ा सा उलझा देगा आपको, थोड़ा सा गरमरा देगा आपको, तब आपसे क्वेश्चन करेगा। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, आपके जो सीबीएसई बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं वो भी आपके सामने आते रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे इन क्वेश्चनों को कर, क्योंकि यही क्वेश्चन आते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, इधर उधर से बार बार इन्हें कोई देते रहते हैं। इनको नहीं देंगे तो इनके जैसे दे देंगे, तो आप इन क्वेश्चन को करते रहो, फेल होने का भय खत्म हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये भी कैपेसिटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम जो 5-6 क्वेश्चन करेंगे वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि C2 जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में हमें बताइए उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। कनेक्शन सर्किट डायग्राम आपके सामने है। इधर से कितने वोल्टेज दे रखे हैं हमने 90 वोल्टेज, तो C2 के लिए कैलकुलेशन कर दिए ओनली। यहां लिखेंगे 4C2 लॉजिक। C2 आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कि Q = CV होता है, और हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं दूसरे कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। क्या यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज यहां से गुजरेगा वही चार्ज यहां से गुजरेगा, और वही यहां से, और वही यहां से, और वही यहां से, यानी कि सीरीज ऑर्डर में चार्ज सेम रहता है। इसलिए हम यहाँ पर 2 और 1, 2, 3 वैल्यू नहीं लिखेंगे, Q1 और Q2 की वैल्यू अलग अलग नहीं लिखेंगे, सबकी सेम रहेगी। तो यहां से हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी V2 = चार्ज अपॉन C2, सॉरी हाँ, ये मिल जाएगी हमें वैल्यू। अब यहां से हम वोल्टेज को वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चार्ज तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा मजबूरन, यही इससे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर दिया हमने इसे। तो सबसे पहले हम चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी? सिंपल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो कितना है इसका। इक्विवेलेंट C1, C2, C3 कौन से ऑर्डर में है? आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो हम इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना जानते हैं। C equivalent = 1/C1। C1 की वैल्यू आपकी 20 है, C2 की वैल्यू आपकी 30 है, और C3 की वैल्यू 15 है। इसका एलसीएम लो जरा। एलसीएम क्या आएगा इसका? 60 आएगा। तो यहाँ पे 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा 3, यहाँ पे लिखा जाएगा 2, यहाँ पे लिखा जाएगा 4,
और ये आपकी वैल्यू बनेगी 4 2 6 6 3 9 9/60। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी बनती है 60/9। और इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं इसे, 3 दूनी 6 3 तिया 9 माइक्रोफैरड। कितना आया? माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये फैरड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एसआई सिस्टम माना जाता है हमारा। तो यहां से हमारे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई नाउ नाउ नाउ। अब हम कहाँ करें, यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। लो जी, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? अभी बताया था, Q बराबर C इंटू V। कौन से कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं हम? एक पूरे सर्किट डायग्राम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज। तो यहाँ से अब चार्ज की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये लो जी, चार्ज की वैल्यू C इक्विवेलेंट कितना निकाला है आपने? तो वो रहा आपके सामने 20/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना लगा रखा है आपने पूरे सर्किट में? ये रहा 90 वोल्ट। पूरे सर्किट में 90 वोल्ट लगा के मारा झटका, तो ये यहाँ पे 90। तो Q की वैल्यू आपकी बनती है बच्चा, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9, 30 आ जाएगा। ये इन दोनों मिलकर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 600 इंटू 10⁻⁻6। और ये Q की वैल्यू आपकी बनती है 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। Q की वैल्यू आ गई निकल करके। अब V2 की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गई बच्चा। V2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो क्यों अभी आपने निकाल लिया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। और C2 कितना है वहां से देखो, ये है आपका 30। तो यहां से 30 और माइक्रो कूलम में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फैरड में। फैरड में कन्वर्ट करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां से ये आपकी वैल्यू आप इसे सोल्व कर सकते हैं 1/5 और इंटू 10 की पावर ये ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 की पावर पॉजिटिव 2। अब इसे आप सोल्व कर लेना, क्योंकि ये 100 लिखा हुआ है। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट V2 की वैल्यू 20 वोल्ट आ जाएगी। क्वेश्चन में अभी हमें C2 में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको भी फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ CV²। क्योंकि कैपेसिटर 2 के लिए वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लगा करके लिखेंगे। 2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरड है, 30 माइक्रो यहाँ पे हमने लिखा। इसको फैरड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब V2 C2 के लिए हमने V2 यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो ये वैल्यू निकल के आई थी 20 वोल्ट। तो यहाँ पे 20 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 2 से कट जाएगा तो 15 और इंटू 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 400। तो अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, तो ये भी 60 और ये 20 इंटू 10⁻⁻6। ये 2 जीरो पॉजिटिव है और ये 6 जीरो नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू टोटल बनेगी 6 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ये आपका आंसर रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो बीच का स्पेस है उसको हमने 2 तरीके से भरा है। एक तरीके से इस तरीके से भरा है और दूसरा तरीका यह है कि बीच में हमने एक मिडल बनाया और मिड में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाला और उधर वाले में रीजन में K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सबस्टेंस डाला है। और ऐसा करने से इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो भी है और इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी है वो दोनों इक्वल है। मतलब कैपेसिटेंस चेंज नहीं करे आपने। हमने केस 1 कर दिया है, ये केस 1 है और ये केस 2 है। दोनों केस 1 और केस 2 में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम रहता है। तब हमसे पूछा गया है कि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 और K में एक रिलेशनशिप बनाइए और वो हमें बताइए बना करके कि वो रिलेशनशिप क्या है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आइए हम इसको करते हैं सिंपल। सबसे पहले हम केस फर्स्ट ले लेंगे यहाँ से
यहां से अगर हम केस फर्स्ट लें तो केस फर्स्ट में हम जानते हैं कि अगर हम पैरेलल प्लेट के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट के होता है, तब उसका कैपेसिटेंस इस तरीके से दिया जाता है ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स डी डिस्टेंस है। तो ये हमें मिलता है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लगा करके रखेंगे। अब हम चलते हैं केस 2 में। केस सेकंड में हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्लीट कैपेसिटर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, D/2 एंड अगेन D/2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर 2 कैपेसिटर बन गए जो कि सीरीज ऑर्डर में लगे हुए हैं, ऐसा हम मान लेंगे। तब हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे और वो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके कैपेसिटेंस के इक्वल होगा, यानी कि इसके इक्वल होगा। तो हम केस 2 में यहां पर आ जाते हैं। तो सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इस तरीके से निकालते हैं कि इक्विवेलेंट C1 मल्टीप्लाई बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पर हम फर्स्ट कैपेसिटर को 2 नाम दिया है और सेकंड कैपेसिटर को C2 डैश नाम दिया है। तो यहाँ पर हम C2 और यहाँ पे C2 डैश और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे C2 डैश कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम जानते हैं, ये होता है इतना ही, बिल्कुल एज इट ऐसे लिखा जाएगा। 2 के लिए लिख रहे हैं तो 2 के लिए लिखेंगे ए, एरिया नहीं बदलना है, एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 में कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो आंसर है K1, तो यहाँ पर हम K1 लिखेंगे। और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये D/2, ये हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे D/2। बिल्कुल इस फॉर्मूले की तर्ज पे मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा कैपेसिटर C2 डैश। C2 डैश का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, A एप्सिलॉन नॉट और K1 की जगह यहाँ पे K2 कर देना है, अपॉन में डिस्टेंस है हमारी D/2। अब ये डिनोमिनेटर, ये रहा आपका डिनोमिनेटर, इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, यानी कि इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। तो ये रहा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D/2 प्लस A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 अपॉन में D/2, ये हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम बच्चों हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना बहुत इजी है, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर तो ये लिखा जाएगा 2 अपॉन D इंटू A एप्सिलॉन नॉट K1 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे ही 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 अपॉन D, और ये लिखा जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2, और ये रहा आपका डिनोमिनेटर, और ये ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2 अपॉन D, और फिर लिखेंगे हम इसको A एप्सिलॉन नॉट और ये K1, और यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 अपॉन D इंटू A एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय K2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमें ये क्वांटिटी कॉमन मिल रही है, इस क्वांटिटी को हम कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करने के बाद कि यहाँ पे ये कुछ कैंसिल होता हुआ हमें दिखेगा। अभी हम पहले कॉमन करते हैं, 2 अपॉन D A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2, सॉरी यहाँ पे K2 आएगा तो यहाँ पर K2 लिखा, और यहाँ से हमको कॉमन मिला आपको 2 अपॉन D और A एप्सिलॉन, और अंदर बचेगा बच्चों आपका K1 प्लस K2, ये बचा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर जो है, एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस फैक्टर को आसानी से कैंसिल कर देंगे, जैसा कि मैंने कर दिया। तो अब आपके पास कितनी वैल्यू बची, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। 1 सेकंड में इसमें कुछ सम ड्रॉप्स मिला लेता हूं, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की दवा, तो ये मैंने मिला ली, और अब मैं इसका ये क्या बोलते हैं इसे, ढक्कन लगा देते हैं। तो जो भी है ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऊपर भी लगा दी, इस पे सही से चल जाएगा, ठीक है।
तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी बनेगी, C इक्विवेलेंट हमारा बना, ये सब कैंसिल होने के बाद ये बनता है आपका बच्चों 2/d। एक तो ये बचा मेरे पास 2/d और A एप्सिलॉन K2, A एप्सिलॉन K2, और ये भाई साहब भी तो है K1, इस K1 को भी लिखो। नीचे क्या बचा, नीचे बचता है K1 प्लस K2। ठीक, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब बच्चे जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन की शर्त ये है कि हमने ऐसा काम कर तो दिया, हमने फर्स्ट और सेकंड केस बना तो दिए, लेकिन जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फर्स्ट केस का और सेकंड केस का, वो चेंज नहीं होता, वो नहीं बदलता। अगर वो नहीं बदलता तो हम भी नहीं बदलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का कैपेसिटेंस मींस इसका कैपेसिटेंस, और सेकंड इक्वेशन का कैपेसिटेंस मींस इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये दोनों इक्वल है। तो इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को इक्वल रख देंगे, और इक्वल रखने से हमें K1, K2 और K में एक रिलेशनशिप ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि बहुत आसान है। तो ठीक है, अब मैं यहां पर कर देता हूं, ये मैंने यहां पे कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 is equal to C equivalent, that is capacitance does not change, does not change लिख दिया यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय K1 और अपॉन में ये D है। ठीक है, उधर देखो ये है हमारा 2/d A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट K1 K2, K1 K2 अपॉन में कुछ है K1 प्लस K2 है। तो यहां से हमें दिख रहा है D से D कैंसिल हुआ, A से A हुआ, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हुआ, K1 से K1 हुआ। अरे K1 से K1 भी हो गया, K1 से K1 क्यों हुआ? नहीं 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 नहीं, C1 की वैल्यू ओनली K है, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू K, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास वैल्यू बनी K इज इक्वल टू K1 K2, और ये भाई साहब दो भी तो रह गया, दो अपॉन K1 प्लस K2। कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कर लेना जरूर, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी थी, लेंथी थी, इसलिए देखने में हमें लग सकता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, टफ है, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं था। आप इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ईच एरिया ऑफ द ईच प्लेट इतना है और बीच का सेपरेशन 3 मिलीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितना होगा। तो C की वैल्यू हम जानते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं C की वैल्यू। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं आसानी से। A की वैल्यू कितनी रखनी है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है हमारी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और D की वैल्यू कितनी होती है, D की वैल्यू होती है 3 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो इसका सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो इसको मैं सोल्व करके लिखता हूं। तो इसका आंसर आ जाएगा तो इसका सोल्व करके आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी
और कूलाम कहाँ है, इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है फैराड होता है, तो फैराड लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में ये बोला गया है इफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अगर इसको हम 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, 100 वोल्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पे? तो सिंपल, जित इसका चार्ज हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है सीवी, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था सीवी। सी कितना फाइंड किया अभी आपने? 17.7 इंटू 10 की पावर -11, और V की वैल्यू, V हमको 100 बोला है, 100 वोल्ट ये रहा, तो इसकी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका आंसर आएगा 17.7 इंटू 10 की पावर, 2 जीरो कम हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये 9 आ जाएगा और इसका आंसर होगा कूलाम, यूनिट होगा इसका कूलाम। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, इफ 3 मिलीमीटर माइका शीट इसके अंदर डाल दी 3 मिलीमीटर की, तब हमें नए चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। हम जानते हैं कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक के मटेरियल्स का, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाल देते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और उसका चार्ज भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो न्यू चार्ज होगा वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो न्यू चार्ज ये होगा आपका। पुराना चार्ज तो ये है हमारा, पुराना चार्ज ये रहा, और के की वैल्यू 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू की वैल्यू ये रही 17.7 इंटू 10 की पावर -9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी से हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही रिलेटेड है, और क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला गया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस प्लेटों के बीच में हमने एक टी थिकनेस की एक माइका शीट या कोई भी अलग से शीट डाल दी है, उसका एरिया उतना ही है जितना हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का है, उतना ही एरिया इसका है, तो एरिया सेम है, बट उसकी थिकनेस जो है उसके सेपरेशन का आधा है, यानी कि T = D/2। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमारे एक कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन बना करके दीजिए। तो हम जानते हैं कि जब हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से दिया जाता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन बना लेना है। तो यहाँ पे हमें गिवन डाटा क्या हो गया, गिवन डाटा आपका ये हो जाएगा T = D/2, where D is the separation between the plates of the parallel plate capacitor. Now we put this value T की, बस T की वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना, A एप्सिलॉन अपॉन D ऐसे ही रहना है, T की जगह कितना आ जाएगा D/2, यहाँ पे D/2 प्लस फिर यहाँ पे भी D/2 आ जाएगा और अपॉन में K, और अब इसको सोल्व कर देना है, बस यही आपका एक्सप्रेशन है, और क्या इसमें कुछ अलग से नया करना है कुछ। लो जी, A एप्सिलॉन अपॉन ये D है, कंप्लीट D है, ये हाफ D है, तो एक D में से हाफ D गया, कितने D बचे, हाफ D बचा, फिर तो यहाँ पे हाफ D इतने की वैल्यू सेव हो गई, और प्लस ये हुआ आपका D/2K। अब यहाँ से इसमें से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर दीजिए। तो एलसीएम अब आप किस तरीके से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम D/2 कॉमन ले लेते हैं, पहले मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, D/2 कॉमन कर लिया मैंने, तो यहाँ पे बचा 1 और अंदर बचेगा 1/K। बस ये आपका एक्सप्रेशन है, यहाँ छोड़ दो आंसर, नहीं तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं ना। ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगी, और ये D और K = K + 1, तो ये हो जाएगा आपका K + 1, और अपॉन में आएगा K, और इस K को भाई साहब को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ से K आ जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, गिवन प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो बच्चों, हमने जो भी अभी ये क्वेश्चन किए हैं ये पैरेलल प्लेट और कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक्चुअल में ज्यादातर एनसीईआरटी ऐसे ही क्वेश्चन करता है, पैरेलल प्लेट से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता रहता है। तो अगर आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को कर लेते हो तो 100% आपका पैरेलल प्लेट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा वो इन क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, और आप अपने एग्जाम में आसानी से उस क्वेश्चन को करके भी आ जाओगे जो भी क्वेश्चन आएगा। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
अगर आप समझ गए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हक बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को हमारी फैलाएं। ओके, उसके बाद अब हम जो क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के ही रहेंगे, और उस चैप्टर नंबर 2 में अब हम क्वेश्चन करेंगे वर्क डन से रिलेटेड होके क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होके और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए अब हम करते हैं पोटेंशियल और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उससे पहले आप इतने सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए